हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। आज मैं केमिस्ट्री का 7th पार्ट लेके आया हूँ, जो बिलियन चैप्टर चल रहा था उसका। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर किया करें। और आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं तो बता दीजिए कि यूट्यूब पर देखो केमिस्ट्री क्लास चल रही हैं, तो इससे अधिक लड़के जुड़ेंगे, जिससे हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, जो पढ़ाऊँ मैं वो क्लास लेते रहिए प्रॉपर वे में। आज से मैं प्रॉपर वे में क्लास देने की कोशिश करूँगा। देखो, जब अधिक से अधिक लड़के जुड़ते हैं तो क्लास देने में भी मज़ा आता है। ठीक है, अब उतने ही लड़के ऐड हैं हमसे तो क्लास लेने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए अधिक से अधिक लड़कों तक पहुँचाइए ताकि हम क्लास प्रॉपर वे में ले सकें। ठीक है, तो जो हमारा बिलियन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें लगभग 6 पार्ट हो चुके थे। उसमें मैंने आपको परासरण दाब तक बता दिया था। ठीक है, आज चलिए आगे अगली हेडिंग डालिए। आज आज जो अगली हेडिंग है वह है परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करना। ठीक है, बर्कले हार्टले एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि दी, जिसे कहा गया परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। देखो, इस विधि में क्या होता है। इस विधि में एक पात्र होता है। देखो, एक ही है, ये चित्र बना लीजिए आप लोग। ठीक है, एक पात्र होता है जिसमें देखो ऊपर पिस्टन भरी लगी होती है, बीच में जो विलायक भरा होता है, और ये यहाँ पर एक ये अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, जिससे विलायक विलयन में आता है, यहाँ पर आता है, जिससे इसका तल ऊपर की ओर बढ़ता है। और यहाँ से ये सेल कीप लगी होती है, जिससे इसमें विलायक भरा जाता है। जब ये विलायक यहाँ से निकल के विलयन में आता है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, विलयन है, इसमें आता है, तो इसका तल ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, जब तल ऊपर बढ़ेगा, ऊपर क्या लगी है, पिस्टन लगी हुई है। जब हम पिस्टन के द्वारा इस पर दाब डालेंगे ताकि विलयन का जो तल है वो ऊपर ना जाए, जब पिस्टन के द्वारा हम विलयन पर दाब डालते हैं, तो जो परासरण की क्रिया चल रही थी, क्या चल रही थी, विलायक के कण कहाँ आ रहे थे, विलायक के कण आ रहे थे विलयन में। ठीक है, तो अब वो कण आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि तल ऊपर नहीं बढ़ रहा है, अब जगह ही नहीं मिल रही आगे बढ़ने की, तो तल आगे जाएगा नहीं, जिससे जो परासरण की क्रिया चल रही थी वो रुक जाती है। और रुक जाती है, इसके बाद जो हमने यहाँ पर जो दाब डाला पिस्टन से, वो ये दाब मापी जो लगा है, ये इस दाब मापी के द्वारा हम माप लेते हैं। इसे ही परासरण दाब कहते हैं। आपको उस दिन मैंने परासरण दाब समझा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं सब। पहले तो इस चित्र के बारे में पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और ये चित्र बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब इस चित्र के बारे में देखो, इस विधि में सबसे पहले इस चित्र के बारे में पढ़ना है। इस चित्र में क्या क्या है और कैसे क्या काम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करना। देखो, इस विधि में स्टील का इस विधि में स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है। ठीक है, जो बना हुआ वो एक पात्र वो काहे का है, स्टील का है, जिसके मध्य भाग में स्टील की बनी हुई एक सरंद जैकेट लगी होती है। आपको दिखाया था, जो बीच में होती है वो क्या होती है, एक सरंद जैकेट लगी होती है, जिसके बीच में कॉपर फेरोसाइनाइड की एक झिल्ली लगी होती है। कौन सी झिल्ली लगी होती है बीच में, कॉपर फेरोसाइनाइड की। देखो हम दिखाते हैं आपको, ये जो झिल्ली लगी हुई है यहाँ पर, ये रेड कलर की, ये यहाँ पर जो झिल्ली लगी हुई है ये है कॉपर फेरोसाइनाइड की। ये अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इसी से जो ब्लैक के कण होते हैं वो निकल के कहाँ जाते हैं, विलयन में जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्टील का पात्र है, जिसके बीच में ये सरंद जैकेट लगी है। ठीक है, और ये यहाँ पर लगी है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था, इस विधि में स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है, जिसके मध्य भाग में स्टील की बनी हुई एक सरंद जैकेट लगी होती है, जिसके बीच में बताया अभी कॉपर फेरोसाइनाइड की एक झिल्ली लगी होती है, जो अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ठीक है, स्टील की जैकेट के एक तरफ थिसेल कीप लगी होती है, आपको दिखाया था, दूसरी तरफ थिसेल कीप और दूसरी तरफ केस का नली लगी होती है, सॉरी, केस का नली लगी होती है। सरंद जैकेट के अंदर वाले भाग में शुद्ध विलायक भरा होता है। ठीक है, शुद्ध विलायक भरा होता है, तथा पात्र के अन्य भाग में, देखो साधारण जैकेट के अंदर वाले भाग में क्या भरा होता है,
सरंद जैकेट के अंदर वाले भाग में शुद्ध विलायक भरा होता है। दिखाया था हमने कि बीच में क्या सरंद जैकेट है, उसके बीच वाले भाग में क्या है, शुद्ध विलायक है। तथा पात्र के अन्य भाग में, पात्र का जो नीचे और ऊपर का भाग है, बीच के भाग को छोड़कर उसमें विलयन भर देते हैं। ठीक है। इसके बाद पात्र के ऊपरी सिरे पर एक दाब मापी लगा देते हैं। ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है, दाब मापी लगा होता है। किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। ठीक है, दाब मापी लगा देते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है और शुद्ध विलायक विलयन की ओर प्रवाहित होता है। परासरण की क्रिया में क्या होता है, शुद्ध विलायक कहाँ जाता है, विलयन की ओर। जैसी जैसी परासरण की क्रिया होती है, किसका नली में विलायक का तल नीचे गिरने लगता है। देखो आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझना। देखो आपको हम क्या बताना चाहते हैं। देखो मैंने बताया था ये सरंद जैकेट लगी है, ये दोनों साइड, यहाँ पर ये क्या है, सरंद जैकेट है। इसमें फिट है कॉपर फेरोसाइनाइड की ये अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, देखो ये है केस का नली, केस नली। ठीक है, ये क्या है, केस नली है। और यहाँ पर देखो ये है थिसेल कीप। ये क्या है, ये है थिसेल कीप। देखो ठीक, ये थिसेल कीप। इससे विलायक भरा जाता है, इससे विलायक, शुद्ध विलायक इसमें भरा जाता है। और बीच, देखो अभी बताया कि बीच में विलायक भरा होता है और ऊपर और नीचे क्या है, ये विलयन है। और ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे विलायक इसमें भरा तो जो केस नली का जो तल है वो यहाँ तक था, मान लो। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रासरणिक क्रिया होगी, इससे जो विलायक के कण हैं वो कहाँ की ओर जाएंगे, विलयन की ओर जाएंगे। तो इसका जो तल है यहाँ जो नीचे गिरता आएगा, कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इसके जो कण हैं वो कहाँ जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। तो इसका तल गिरेगा और इसका तल ऊंचा उठेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इस नली का तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्लैक के नीचे देखो, किस नली में ब्लैक का तल नीचे गिरता जाता है और विलयन का स्तर बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसे रोकने के लिए पात्र के ऊपरी सिरे पर पिस्टन द्वारा अतिरिक्त दाब डाला जाता है। अब इस क्रिया को रोकना है तो हम जो पिस्टन लगी है उसके द्वारा क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, जिससे जो विलयन का जो तल ऊपर की ओर बढ़ रहा था वो ऊपर की ओर ना बढ़े। डाले गए अतिरिक्त दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार परासरण दाब ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब ही क्या होता है, परासरण दाब। तो ये परासरण क्रिया हो रही थी, इसको रोकने के लिए हमने पिस्टन द्वारा क्या डाला, दाब डाला, जिससे काय के द्वारा माप लिया गया, दाब मापी द्वारा। उस दाब को ही क्या कहा गया, परासरण दाब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये चित्र भी बना लेना। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो इस विधि में एक स्टील का पात्र होता है, पूरा काय का ये पूरा स्टील का बना हुआ है। ठीक है, इसके बीच में एक सरंद जैकेट लगी होती है, ये जैकेट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें फिट है ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ठीक है, इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसमें एक थिसेल कीप लगी होती है। थिसेल कीप की सहायता से ही क्या किया जाता है, विलायक, शुद्ध विलायक को बीच में भर दिया जाता है सरंद जैकेट में। ठीक है, और इसमें केस नली लगी होती है, केस नली लगी होती है जो दर्शाती है कि जो पात्र है इसमें विलायक का तल कितना है। ठीक है, स्तर को दर्शाती है। इसके बाद ऊपर और नीचे, इसके ऊपर नीचे क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं। अब विलयन भरने के बाद जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो विलायक के कण कहाँ जाते हैं, विलयन में, जिससे कि इस नली में विलायक का तर नीचे गिरने लगता है। ठीक है, और जो विलयन है, विलयन का तर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा था, हमें इसे रोकना है, तो हमने इस पिस्टन के द्वारा क्या डाला, दाब डाल दिया, जिससे जो ऊपर तल बढ़ रहा था वो यहीं पे रुक गया। तो अब जो विलायक के कण विलयन में आ रहे थे अब वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दाब डल गया, अब इससे ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है विलयन। तो यहाँ से जो विलायक के कण आ रहे थे वो कहाँ नहीं जाएंगे, विलयन में नहीं जाएंगे, जिससे परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो परासरण की क्रिया रुक गई है। तो जो दाब हमने डाला है उसे काय के द्वारा, दाब मापी के द्वारा, ये दाब मापी लगाइए काला, दाब मापी के द्वारा हम उसे माप लेते हैं। तो यही जो दाब आएगा अतिरिक्त दाब जो डाला है परासरण क्रिया को रोकने के लिए, वही दाब परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बता देना, हम एक बार और समझा देंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे। अगली हेडिंग है
अणु संक गुणधर्म। अगली हेडिंग क्या है? अणु संक गुणधर्म। देखो अणु संक गुणधर्म क्या होता है आपको बताएं। विलयन, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखो कोई विलयन है, जैसे मान लो क्या है, इसमें कोई विलयन है। अब विलयन में विलयन के वे भौतिक गुण, इस विलयन के क्या होंगे? कुछ भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो इसके जो भौतिक गुण होंगे, भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें विलय जो विलय घुला है उसकी कणों की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। उसे अणु संक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, मान लो इसमें हमने ऐसे यहाँ पर देखो, जैसे हमने मान लो यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, इसमें मान लो हमने 8 दाने डाल दिए, किसके? शक्कर के। ठीक है, तो देखो परिभाषा इसमें क्या बनी थी? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब जैसे शक्कर के 8 दाना घोल लें, तो जो विलय के जो भौतिक गुण हैं, वो जो विलयन के जो भौतिक गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें जो कण डाले हैं, जितने भी कण हैं विलय के, उन पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें ही अणु संक गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन में, जैसे कोई विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित विलय जो घुला है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या? भौतिक गुण, किसके? विलयन के। वे अणु संक गुणधर्म कहलाते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण में लिख लीजिए प्रासरण दाब, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है प्रासरण दाब के नियम या तनु विलयनों के नियम। देखो प्रासरण दाब या तनु विलयनों के नियम क्या होते हैं, ध्यान से समझना। तनु विलयन में विलय के कणों का व्यवहार गैस के अणुओं के समान होता है। देखो जो तनु विलयन है, तनु विलयन में कणों का व्यवहार गैस के अणुओं के समान होता है। तो जो तनु विलयन होते हैं पतले विलयन, मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयनों को तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयनों में विलय के कणों का व्यवहार, जो विलय के कण हैं उनका व्यवहार गैस के अणुओं के समान होता है। इसलिए तनु विलयनों के नियम या प्रासरण दाब के नियम गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? गैसीय नियमों से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक वॉन हॉफ ने प्रासरण दाब के निम्न नियम प्रस्तुत किए हैं। अब देखो प्रासरण दाब के कौन कौन से नियम, वो भी देख लेते हैं। देखो पहला नियम है वॉयल वॉन हॉफ नियम। पहला नियम कौन सा है? वॉयल वॉन हॉफ नियम। हेडिंग डाल लीजिए वॉयल वॉन हॉफ नियम। ठीक है, नोट बनाते चलिए। ठीक है, चलिए देखो इसमें इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब ताप हमने स्थिर ले लिया, मतलब अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप ले रहे हैं तो ये से कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे। ठीक है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 ही रखेंगे, 10 से कभी ऊंचा कर दिए कभी नीचा कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, स्थिर रखेंगे ताप। ताप स्थिर पर किसी तनु विलयन का, किसी तनु विलयन का प्रासरण दाब, विलयन कैसा है? तनु है, मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम है। तनु विलयन का जो प्रासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। देखो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो अब आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, ताप कैसा है? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, कोई तनु विलयन है उसका जो परासरण दाब होता है उसकी मोलर सांद्रता के, उसकी जो सांद्रता है उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जो परासरण दाब क्या होता है? पी। मोलर सांद्रता क्या होती है? सी। जो पी होगा किसके समानुपाती होता है? सी के समानुपाती होता है। तो इसे लिख लीजिए पी समानुपाती सी। ठीक है, तो वॉयल वॉन हॉफ नियम ने क्या बताया? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अब देखो चूंकि सांद्रता सी बराबर क्या होता है? 1/v होता है, 1/v होता है। तो देखो यहाँ हम v का मान रखेंगे c की जगह पे, तो p समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। अब देखो जब हम इसमें देखो ये जो समानुपाती का निशान होता है ये हटता है, तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लगता है, नियतांक, जिसे k कहते हैं। k
ठीक है, नियतांक कहते हैं के को, वही केस में जोड़ ऐड हो जाता है। तो देखो 1/v था, इंटू क्या हो जाएगा, जब ये निशान हटेगा तो p इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा k, जब निशान हटा तो इक्वल टू का निशान आया, और इंटू में 1/v आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/v आ जाएगा। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा k में तो k वाई v आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आया p बराबर k वाई v। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर देखो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे तो p का जो मल्टीप्लाई होगा किस में हो जाएगा, v में। तो p भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है। ठीक, लिख लीजिए इतना। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम। देखो चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम क्या है, देखो उसमें स्थिर ताप था। अब देखो इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर मोलर सांद्रता पर, सांद्रता कैसी है, स्थिर है, स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप, किसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये भी याद रखना कि चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम में क्या बताया गया कि जो परासरण दाब होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती T। ठीक है, और समानुपाती का निशान हटेगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू टी। P के देखो जब ये हटता है तो K नियतांक आता है, इंटू में क्या है T है, तो P बराबर K इंटू टी। ठीक, इतना समझ में आ गया हुआ। चलिए अब देखो हमें देखो K का मान निकालना है, तो K के मल्टीप्लाई में कौन है, K इंटू टी है, तो T इस साइड आएगा, काय में आएगा, बटे में आएगा, तो P बटे टी। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटे टी। ठीक है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। तो दोनों नियम बता दिए हमने, एक तो वॉन्ट ऑफ नियम और एक चार्ल्स नियम। ठीक है, दोनों नियम बता दिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि क्लास कैसी लगी आज की। ठीक है, और हम पर डे क्लास लें या ना लें ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग इस क्लास को शेयर ही नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को बता ही नहीं रहे हैं, ताकि हमसे अधिक से अधिक लड़के जुड़ सकें और वो भी पढ़ने का आनंद लें। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि केमिस्ट्री की क्लास हो रही है, पर डे क्लास लें, जिससे हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी।